दोस्तों रोजगार पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन का बुक जो कि बिल्कुल न्यू एडिशन का है। और यह पुस्तक जो है दोस्तों वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है और इसमें सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन किया गया है। दोस्तों बात करें तो इस पुस्तक में कुल मिलाकर के 11,000 बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन है। और इसमें यदि अध्याय की बात करें तो इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, खेल, टेक्नोलॉजी, कृषि विज्ञान, कंप्यूटर स्ट्रेटेजी और विविध, इन सभी तमाम सेक्शन से प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है जो कि अंकित भाटी सर के द्वारा इस पुस्तक को तैयार किया गया है। दोस्तों यह पुस्तक जो है वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बार दोस्तों इस पुस्तक की विषय सूची को देखें तो इसके विषय सूची को देखने से स्पष्ट होता है कि दोस्तों इसका पहला सेक्शन जो कि स्टैटिक जीके का है उसको हम लोग पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत कुल मिलाकर बात करें तो 21 अध्याय हैं। दोस्तों इसको हम लोग पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। इसके वीडियो जो है वो प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। इसके बाद में हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास के पोर्शन से हम लोग प्राचीन भारत के बारे में या प्राचीन इतिहास को हम लोग पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग 6 टॉपिक को कवर किए हुए हैं और आज के सेशन में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसमें कि 4 टॉपिक हैं। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में अगर आप स्टैटिक जीके और प्राचीन भारत के इतिहास को नहीं देखे हों तो प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से आप लोग देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल आज के सेशन में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसमें 4 टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। अरब आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत का उदय, उसके बाद में मुगल काल, फिर उसके बाद में अगला टॉपिक होगा हम लोग का विजयनगर साम्राज्य एवं आधुनिक भक्ति, जबकि अगला होगा मराठा और मुगलों का पतन। और इस टॉपिक को खत्म करने के बाद हम लोग आधुनिक इतिहास के बारे में अलग से जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद भूगोल और इसी तरह करते हुए पूरे बुक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आइए चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग आज के सेशन के बारे में जो कि मध्यकालीन इतिहास से संबंधित होगा। दोस्तों इतिहास सेक्शन का मध्यकालीन इतिहास, जिसमें कि ये हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं अरब आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत का उदय के बारे में, और ये 7वां अध्याय होने वाला है। दोस्तों सेशन शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं बोलता हूँ कि अगर इसके पहले के वीडियो को आप लोग नहीं देखे हों तो प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से देख करके आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न कह रहा है कि अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। दोस्तों अरबों के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही पहला सफल आक्रमण हुआ था भारत पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन की, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी। दोस्तों अरबों के द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त की गई थी 712 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था। दोस्तों अरब पर जब आक्रमण हुआ था तो अरब आक्रमण के समय में सिंध पर राजा दाहिर का शासक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, दाहिर। अगला प्रश्न है 4 नंबर के, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। दोस्तों मोहम्मद गजनवी के द्वारा भारत पर कुल मिलाकर के 17 बार आक्रमण हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 17 बार। 5 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा। दोस्तों मोहम्मद गजनवी के द्वारा सोमनाथ की मंदिर की लूट की गई थी 1025 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 1025 ईस्वी। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन की 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया। दोस्तों वे जयपाल को हराए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयपाल। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था। दोस्तों गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाले थे महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महमूद गजनी। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। दोस्तों सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने वाले थे भीमदेव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भीमदेव। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे। दोस्तों मुस्लिम आक्रमणकारी की बात करें तो वे थे अरब के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अरब के आक्रमणकारी। इसके बाद में 10 नंबर प्रश्न है कि अरब जनरल किसने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया। वे किए थे दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मोहम्मद बिन कासिम। कहने का मतलब है कि अरब का जनरल मोहम्मद बिन कासिम ने ही 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की जो कि खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बना। इसके बाद में अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान महमूद कहाँ का शासन था। दोस्तों सुल्तान महमूद की बात करें तो वे गजनी का शासक था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, गजनी। 12 नंबर प्रश्न चंगेज खां का मूल नाम था। दोस्तों चंगेज खां का मूल नाम था चेमुचीन।
सॉरी तेमुचीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तेमुचीन। अगला प्रश्न है 13 नंबर, कह रहा है कि महमूद गोरी का या मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उसके राज पर कब्जा कर लिया गया। वह था दोस्तों, वह था तराइन। अर्थात कहने का मतलब है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में ही पृथ्वीराज चौहान हारे और उसके बाद में राज्य पर उसका कब्जा हो गया। इसके बाद में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तराइन। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न की तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने किस लड़ाई या कौन सी लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की बात करें तो ये दोस्तों तराइन की लड़ाई लड़ी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तराइन। इसके बाद में 16 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। दोस्तों देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को। दोस्तों सूची 1 में है युद्ध और सूची 2 में है वर्ष, अर्थात कौन सा युद्ध किस वर्ष में हुआ था, इसे सुमेलन करना है। सबसे पहला है चंदावर का युद्ध। दोस्तों चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। उसके बाद में तैमूर लॉन्ग का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। उसके बाद में तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी, जबकि घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया। इस आधार पर देखें तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें तो 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद में 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के सही क्रम की बात करें तो वे है सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद में तुगलक वंश और उसके बाद में दोस्तों लोदी वंश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 19 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा करके यहाँ शासन किया था। दोस्तों वे किए थे 1266 से 1287 ईस्वी के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न है कि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद अर्थात मिन मकाला किस भाषा में लिखी थी। दोस्तों वे लिखे थे अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अरबी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। दोस्तों चौगान खेलने के दौरान मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। 22 नंबर प्रश्न है कि किसने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी। दोस्तों नौरोज की शुरुआत करने वाले थे गियासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गियासुद्दीन बलबन। 23 नंबर प्रश्न है कि 23 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। 24 नंबर प्रश्न है कि 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था। दोस्तों वे हराए थे जयचंद को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जयचंद। अगला प्रश्न 25 नंबर कह रहा है कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था। वह था दोस्तों गुलाम वंश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, गुलाम वंश। इसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन है कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। दोस्तों दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था दोस्तों 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 12वीं शताब्दी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना करने वाले थे बलबन। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा, बलबन। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं 28 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है कि कुतुब मीनार का नाम सूफी संत किसके नाम पर रखा गया था। दोस्तों ये रखा गया था बख्तियार काकी के नाम पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बख्तियार काकी। 29 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि कुतुब मीनार जो कि दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की इमारत है और इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत ही किया गया था। वो किया गया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। 30 नंबर प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस वंश से संबंधित थे, किस राजवंश से संबंधित थे। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया की बात करें तो इनका संबंध ममलुक राजवंश से था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ममलुक राजवंश। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? दोस्तों सिजदा प्रथा को शुरू करने वाले थे गियासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गियासुद्दीन बलबन। इसके बाद में अगला प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वो कह रहा है कि नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? दोस्तों शासकों की यदि सही कालानुक्रम की बात करें तो सबसे पहले आएंगे मोहम्मद गजनवी, उसके बाद में महमूद घोरी, उसके बाद दोस्तों चंगेज खां और फिर अंत में तैमूर, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2, 4, 3 और 1 इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों जो कथन सही नहीं है वह है कि योगियों के साथ हजवीरी का संपाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उसके सिद्धांत से प्रभावित था। यह कथन सही नहीं है, इसके ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें तो 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? दोस्तों अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। 35 नंबर प्रश्न है 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? दोस्तों 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वह एक मस्जिद है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, मस्जिद। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 36 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? दोस्तों इल्तुतमिश की बात करें तो यह सल्तनत की राजधानी के रूप में दिल्ली को स्थापित किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली। इसके बाद अगला प्रश्न है 37 नंबर की दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है? दोस्तों दिल्ली में जो कुतुब मीनार स्थित है उसमें बात करें तो कुल मिलाकर के 5 मंजिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 5। 39 नंबर प्रश्न है कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? वह था दोस्तों इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान की बात करें तो इनका संबंध रहा है दास या गुलाम राजवंश से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? दोस्तों एकता व्यवस्था की जो व्यवस्था नहीं है उसके बारे में बात करें तो वह है दोस्तों कि एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। ये इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? वे किए थे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासिका की बात करें तो वह रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, रजिया सुल्तान। इसके बाद में अगला प्रश्न है 44 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? दोस्तों दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं करने वाले थे गोरी वंश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोरी वंश, जो कि दिल्ली के सल्तनत पर राज नहीं किया था। 45 नंबर प्रश्न है कि हौज ए सुल्तानी एक डैश है? दोस्तों हौज ए सुल्तानी की बात करें तो वह एक बड़ा जलाशय है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बड़ा जलाशय। इसके बाद में 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? दोस्तों इस बात का दावा करने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 47 नंबर की सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे कि क्या कहा जाता था? दोस्तों उसे कहा गया इक्तदारी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, इक्तदारी। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 48 नंबर क्वेश्चन है कि कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था? दोस्तों खिलजी वंश के प्रथम शासक के रूप में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 49 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य या गैरिसन शहर सीरी का निर्माण करवाया? दोस्तों सीरी का निर्माण करवाने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को।
50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। वह बना था दोस्तों गाजी मलिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा गाजी मलिक। 51 नंबर प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। दोस्तों अलाउद्दीन का जब आक्रमण हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण हुआ था तो उस समय देवगिरी का शासक हुआ करता था रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं तो 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वो कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति के बारे में नीचे 2 कथन दिया हुआ है और दोनों कथन में से बताना है कि कौन से सही हैं। पहला कथन है दोस्तों, दुकानदारों और कीमतों को सख्ती से नियंत्रण करने के लिए उसे बाजार को सहना नामक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में रखा। यह बात बिल्कुल सही है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि सस्ते खाद्यान्न की नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने आदेश दिया कि द्वाब क्षेत्र से भू राजस्व का सीधा भुगतान राज्य को किया जाए। इस तरीके से यह कथन भी बिल्कुल सही है। दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए। दोस्तों बाजार सुधार लागू करने वाले जो सुल्तान थे वे थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है 54 नंबर की 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। दोस्तों 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के जिस राजा को पराजित किया था उस राजा का नाम था दोस्तों लक्ष्मण सेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न है 55 नंबर कह रहा है कि अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था। दोस्तों अलाई दरवाजा का निर्माण करने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर, हजार दिनारी किसे कहा जाता था। दोस्तों हजार दिनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। इसके बाद में अगला प्रश्न है 57 नंबर कह रहा है कि एक नए कर विभाग दीवाने मुस्तखराज का गठन किस सुल्तान ने किया। दोस्तों इसका गठन करने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने दाग तथा हुलिया प्रथा का प्रचलन किया था। दोस्तों दाग तथा हुलिया प्रथा का प्रचलन करने वाले जो शासक थे वह शासक थे दोस्तों खिलजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलजी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने अपना उल्लेख अपने सिक्कों पर सिकंदर द्वितीय के रूप में करवाया था। वह करवाया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 60 नंबर प्रश्न है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद में 60 नंबर प्रश्न के बाद 61 नंबर प्रश्न को देखें तो कह रहा है कि किस इतिहासकार ने 18 सुल्तानों का काल देखा था। दोस्तों बर्नी नामक एक इतिहासकार था जिसने कि 8 सुल्तानों का काल देखा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बर्नी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 62 नंबर की किसने पद्मावत की रचना की थी। दोस्तों पद्मावत की रचना करने वाले थे जायसी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा जायसी। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को 63 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि खुसरो खां की हत्या करके किसने दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव डाली थी। दोस्तों खुसरो खां की हत्या करने के बाद दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव डालने वाले की बात करें तो वे थे दोस्तों गाजी मलिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा गाजी मलिक। इसके बाद में 64 नंबर प्रश्न है कि 64 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ सुक सप्तती का फारसी में अनुवाद करके उसका नाम तूतीनामा रखा। वह था दोस्तों ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 65 नंबर जो कि कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्दिष्ट करता है। दोस्तों फनम शब्द की बात करें तो यह निर्दिष्ट करता है सिक्के को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा सिक्का। इसके बाद में 66 नंबर प्रश्न को देखें तो 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के सामाजिक कार्य की बात करें तो वह किए थे सती प्रथा पर रोक लगाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा सती प्रथा पर रोक। अगला प्रश्न है 67 नंबर क्वेश्चन और 67 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वो कह रहा है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था। दोस्तों अमीर खुसरो की बात करें तो वे ऐबक के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा ऐबक।
68 नंबर क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है कि अमीर अल ख्याल अब अरबी उपाधि है। दोस्तों अमीर अल ख्याल जो है वो एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है और यह निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी। दोस्तों यह उपाधि प्रदान की गई थी जमाल उल दीन याकूत को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जमाल उद दीन याकूत। इसके बाद में 69 नंबर प्रश्न है कि रानी पद्मावत का संबंध किस शहर से है। दोस्तों रानी पद्मावत का संबंध रहा है चित्तौड़गढ़ से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, चित्तौड़गढ़। इसके बाद में अगला प्रश्न है 70 नंबर, कह रहा है कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया हुआ था। वह आया था दोस्तों दिल्ली सल्तनत में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत पर। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। दोस्तों जिस समय इब्न बतूता भारत आया था उस समय दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का राज चल रहा था या मोहम्मद बिन तुगलक शासक था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद में 72 नंबर प्रश्न को देखें तो कह रहा है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों बहमनी राज्य की स्थापना करने वाले थे अलाउद्दीन हसन बहमशाह अर्थात हसन गंगू ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर की दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था। दोस्तों दिल्ली का वह सुल्तान जिसने की सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था वह था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था। वह था दोस्तों मोरक्को का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मोरक्को। 75 नंबर प्रश्न है कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। दोस्तों गाजी मलिक की बात करें तो वह तुगलक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। वह दिया जाता है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, गयासुद्दीन तुगलक। 77 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार के उपनाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मनियारों का राजकुमार। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को देखें तो सूची 1 और सूची 2 से मिलान करने के क्रम में देखें तो रणथंभौर इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों हम्मीर देव से, जबकि इसके बाद में चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ का संबंध हो जाएगा राणा रतन सिंह से और देवगिरी का संबंध होगा दोस्तों राजा राय रामचंद्र से। उसके बाद में गुजरात की बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा कर्णदेव से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था। दोस्तों आगरा शहर का संस्थापक की बात करें तो वह था सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सिकंदर लोदी। 80 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। वह सुल्तान था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद में 81 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। दोस्तों वह शासक था इल्तुतमिश जिसने की एकता व्यवस्था प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, इल्तुतमिश। 82 नंबर प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। दोस्तों कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाने वाले थे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था। वो देखा गया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है 84 नंबर कह रहा है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के साथ पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था। वह किया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। 85 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है कि भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कि कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है वह भारत के किस युग से संबंधित है। दोस्तों बात करें तो यह भारत के दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, दिल्ली सल्तनत। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था। वो मारा गया था दोस्तों बाबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बाबर। 27 नंबर प्रश्न है कि पुस्तक तहकीक मा लिद
लील हिंद किसने लिखी थी? दोस्तों एक पुस्तक है जिसका नाम है तहकीक माँ लील हिंद और इस पुस्तक को लिखने वाले थे अल-बरूनी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। अगला प्रश्न है 88 नंबर जो कि कह रहा है कि डैश के बीच की अवधि को अर्थात किस किस अवधि के बीच को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? वह अवधि है दोस्तों 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक और इसी कालावधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है 89 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? वह करता था दोस्तों गुलरुखी के उपनाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा गुलरुखी। इसके बाद में अगला प्रश्न को देखें तो 90 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोई ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? वह था दोस्तों कृषि से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कृषि। 91 नंबर प्रश्न है कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? वह दिया जाता है दोस्तों सिकंदर लोदी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है 92 नंबर जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? दोस्तों अफगान मूल के सल्तनत शासक की बात करें तो वे थे लोदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लोदी। 93 नंबर प्रश्न है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा इब्राहिम लोदी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 94 नंबर कह रहा है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? दोस्तों इसके जन्मदाता की बात करें तो वे थे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलन में नहीं है? दोस्तों जो सही सुमेलन में नहीं है उसके बारे में बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात जरीब का संबंध एक प्रकार का कर से नहीं है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत काल में कौन से मानक सिक्के प्रचलित थे? दोस्तों सल्तनत काल की बात करें तो सल्तनत काल में जो मानक सिक्के प्रचलित थे वे थे टांका, जित्तल और सस्कनी अर्थात ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है 97 नंबर कह रहा है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सैयद वंश के संस्थापक थे या स्थापना करने वाले थे खिज्र खान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा खिज्र खान। अगला प्रश्न है 98 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों का निर्माण की थी या स्थापना की थी? वे थे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। 99 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? वह सुल्तान था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर जो कि कह रहा है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? दोस्तों भारत में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश शासन में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा सैयद वंश। 101 नंबर क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी? वह हुई थी दोस्तों स्थापत्य कला की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा स्थापत्य कला। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर जो कि कह रहा है कि आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? दोस्तों वे सेवा नहीं किए थे इल्तुतमिश की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। इसके बाद में अगला प्रश्न है 103 नंबर की निम्नलिखित में से किसे तोता-ए हिंद कहा गया है? दोस्तों तोता-ए हिंद के नाम से जाने जाने वाले हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली किसके द्वारा लाए गए थे? दोस्तों टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाने वाले थे दोस्तों दिल्ली लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद में 105 नंबर प्रश्न है कि सल्तनत काल में अमीरों का स्वर्णकाल कहा जाता है? दोस्तों सल्तनत काल में अमीरों का स्वर्णकाल कहा जाता है दोस्तों लोदी काल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा लोदी काल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगले प्रश्न को। 106 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फारसी का प्रथम कवि था जिसने कि अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? वह था दोस्तों अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। 107 नंबर प्रश्न है कि तैमूर ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? दोस्तों तैमूर के द्वारा वर्ष 1398 ईस्वी में ही भारत पर आक्रमण हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 1398 ईस्वी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्त मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है? वह है दोस्तों
इब्न बतूता का रिहला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, इब्न बतूता का रिहला। इसके बाद में अगला प्रश्न है 109 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 4 कथन दिया हुआ है और चारों कथन पर विचार करके बताना है कि कौन सा कूट के अनुसार कौन सा ऑप्शन से सही होगा। दोस्तों उपरोक्त स्मारकों के नियोजन का सही कालानुक्रमिक क्रम को निम्न अनुसार से बताना है। दोस्तों पहला है कि तुगलकाबाद किला, उसके बाद में लोधी बाग या गार्डन में बड़ा गुंबज, उसके बाद कुतुब मीनार और उसके बाद में दोस्तों फतेहपुर सिकरी। इन चारों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तो अगला होगा दोस्तों कुतुब मीनार, उसके बाद में होगा दोस्तों तुगलकाबाद किला और उसके बाद अगला होगा लोधी बाग या गार्डन में बड़ा गुंबज और उसके बाद होगा फतेहपुर सिकरी। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। दोस्तों दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने वाले की बात करें तो वह शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। 111 नंबर प्रश्न को देखें तो 111 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। दोस्तों तौल की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वह थी रत्ती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, रत्ती। इसके बाद में अगला प्रश्न है 112 नंबर, जो कि कह रहा है कि काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। दोस्तों काकतीय राजवंश का अंत किया गया दिल्ली सल्तनत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, दिल्ली सल्तनत। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। दोस्तों गुलरुखी के उपनाम से जो कविता लिखने वाले थे वह थे दोस्तों सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न 114 नंबर की जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, हुसैन शाह। 115 नंबर प्रश्न है कि नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। दोस्तों नहर निर्माण करने वाला दिल्ली के प्रथम सुल्तान की बात करें तो वे गयासुद्दीन तुगलक हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद में 116 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फारसी। 117 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था। दोस्तों विरोधों का मिश्रण बताने वाले सुल्तान की बात करें तो वे थे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक को ही दिल्ली के ये सुल्तान हुआ करते थे और इनको ही इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 118 नंबर, जो कि कह रहा है कि इनाम भूमि किसे दी जाती थी। दोस्तों इनाम भूमि की बात करें तो वो दी जाती थी धार्मिक और विद्वान व्यक्तियों को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 119 नंबर की पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। दोस्तों पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को स्थापित करने वाले की बात करें तो वे थे कल्लर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, कल्लर। 120 नंबर प्रश्न को देखें तो 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है। दोस्तों अल्बेरूनी के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई है जिसका नाम है किताब उल हिंद, और उसमें दोस्तों भारतीय दर्शन, भारतीय इतिहास, भूगोल, उसके बाद में गणित एवं खगोल विज्ञान, ये सभी की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी। इसके बाद में 121 नंबर क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है कि दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम बताएं। दोस्तों 5 वंश दिया हुआ है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ये 5 वंश में दिल्ली पर शासन करने वाले की 5 वंशों का सही क्रम बताना है, व्यवस्थित क्रम बताना है। दोस्तों सबसे पहले शासन किया था गुलाम वंश, उसके बाद में खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक, फिर उसके बाद चौथे क्रम पर सैयद वंश और 5वां लोदी वंश। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में दोस्तों इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न 122 नंबर कह रहा है कि सल्तनत काल के समय भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था। दोस्तों वो हुआ करता था चौधरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, चौधरी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखते हैं अगले टॉपिक को। इस तरीके से दोस्तों हम लोग का 8वां टॉपिक है मुगल काल से संबंधित। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं और देखते हैं इसके प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया। दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में हराया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 1526।
दूसरा प्रश्न है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या है। दोस्तों बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जहीरुद्दीन। इसके बाद में अगला प्रश्न है 3 नंबर, जो कि कह रहा है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है। दोस्तों मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बाबर। अगला प्रश्न है 4 नंबर के, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। दोस्तों खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 1527 ईस्वी। उसके बाद में 5 नंबर प्रश्न है कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। दोस्तों खानवा का युद्ध जो है वो बाबर और राणा संगा के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर की, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। दोस्तों बाबर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था 1519 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 1519 ईस्वी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 7 नंबर, कह रहा है कि तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। दोस्तों तुजू के बाबरी लिखी गई थी तुर्की भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, तुर्की। अगला प्रश्न 8 नंबर की, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चुगताई तुर्किया या चुगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है, और इस पुस्तक का नाम क्या है। दोस्तों इस पुस्तक का नाम है बाबरनामा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बाबरनामा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर ने तुगुलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। दोस्तों वो किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। अर्थात बाबर के द्वारा तुगुलमा नीति का प्रयोग सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया गया था। इसके बाद में 10वां नंबर क्वेश्चन देखें तो कह रहा है कि बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद कलंदर की उपाधि धारण की थी। दोस्तों बाबर के द्वारा युद्ध जीता गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, और उसी युद्ध को जीतने के बाद में बाबर की उपाधि कलंदर हो गई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, अर्थात बाबर जो है वो कलंदर की उपाधि धारण किया। अगला प्रश्न 11 नंबर की, बाबर की मजार कहाँ है। दोस्तों बाबर की मजार है काबुल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, काबुल। अगला प्रश्न 12 नंबर, जो कि कह रहा है कि बिहार तथा बंगाल की संयुक्त सेना को बाबर ने कहां पर हराया था। वो हराया था दोस्तों घाघरा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, घाघरा। 13 नंबर प्रश्न है कि 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुमायूं के उत्तराधिकारी किसका जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में ही हुआ था, और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वह था दोस्तों अकबर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, अकबर। अगला प्रश्न है 14 नंबर की, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, दिल्ली। इसके बाद में अगला प्रश्न 15 नंबर कह रहा है कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की। दोस्तों मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं के द्वारा वर्ष 1555-56 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर की, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया। दोस्तों दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, हाजी बेगम। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न है कि हुमायूं नामा की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थी। दोस्तों हुमायूं नामा की रचयिता थी गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, गुलबदन बेगम। 18 नंबर प्रश्न है कि शेर शाह ने दिल्ली में किस स्मारक का निर्माण करवाया। दोस्तों शेर शाह के द्वारा दिल्ली में पुराना किला, उसके बाद में किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया गया। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है कि बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है। वह है दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, शेरशाह सूरी। 20 नंबर प्रश्न है कि शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था। दोस्तों शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है कि शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को किसके रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। वो रखा था दोस्तों रुपया या रुपया के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न है कि कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं को कहां पर पराजित किया गया या किस समय पराजित किया गया। दोस्तों कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं को 1540 ईस्वी में पराजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 1540। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कह रहा है कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर के बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही अर्थात रॉयल सड़क का निर्माण करवाया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदल करके जीटी रोड कर दिया गया। दोस्तों वो करवाया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर जो कि कह रहा है कि शेरशाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था। दोस्तों शेरशाह सूरी अथवा शेर खां के असली नाम की बात करें तो उसका नाम था फरीद खान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, फरीद खान। 25 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वो किया गया था दोस्तों
अब्दुल रहीम को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अब्दुल रहीम। इसके बाद में 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था और वह किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों वह जाना जाता है रज्मनामा से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, रज्मनामा। अगला प्रश्न है 27 नंबर की, अकबर के दरबार में सुलेखकार का नाम क्या है जिसे कि जरी कलम या स्वर्ण कलम के नाम से भी सम्मानित किया गया था। वह था दोस्तों मोहम्मद हुसैन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन। इसके बाद में अगला प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था। वह था दोस्तों कल्याण दास, जो कि अकबर के दरबार में एक चित्रकार नहीं हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा दसवंत, उसके बाद दोस्तों अब्दुल समद, उसके बाद बसावन, ये सभी अकबर के दरबार के चित्रकार हुआ करते थे, जबकि कल्याण दास जो हैं वो अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था। अगला प्रश्न है 29 नंबर, जो कि कह रहा है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी। वो लड़ी गई थी दोस्तों अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अकबर और हेमू। अगला प्रश्न है 30 नंबर, कह रहा है कि अकबरनामा और आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखित है। दोस्तों अकबरनामा और आइन ए अकबरी की बात करें तो ये लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अबुल फजल। 31 नंबर प्रश्न है कि विधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी। दोस्तों ये किए थे अकबर के अधीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अकबर के अधीन ही सेवा किए थे टोडरमल। इसके बाद में अगला प्रश्न है 32 नंबर, कह रहा है कि अकबर किस वर्ष की आयु में सम्राट बना। दोस्तों अकबर की बात करें तो वे महज 13 वर्ष की आयु में ही सम्राट बन गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 13 वर्ष। इसके बाद में अगला प्रश्न है 33 नंबर, कह रहा है कि अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। दोस्तों अकबर के द्वारा सबसे पहले कछवाहों से ही वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया और कछवाहा जो हैं वो राजपूताना राज्य से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, कछवाहों से। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, कह रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। दोस्तों हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ तो उसमें महाराणा प्रताप की सेना का जो सेनापति था उसका नाम हुआ करता था दोस्तों हकीम खान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, हकीम खान। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था। दोस्तों वो बैठाया गया था कल्लानौर पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, कल्लानौर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। वह था दोस्तों हल की संख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, हल की संख्या। 37 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। दोस्तों सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री के पद पर थे टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, टोडरमल। अगले प्रश्न को देखें तो 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन बैरम खां का बेटा था जिसने कि अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह था दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि बैरम खां का बेटा हुआ करता था और इसने ही अकबर के दरबार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अब्दुल रहीम खाने खाना। 39 नंबर प्रश्न है कि अकबर कब सम्राट बना। दोस्तों अकबर की बात करें तो यह वर्ष 1556 ईस्वी में सम्राट बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1556 ईस्वी। अगला प्रश्न कह रहा है 40 नंबर की अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया। दोस्तों अकबर के द्वारा दीन इलाही प्रारंभ किया गया था वर्ष 1582 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 1582। 41 नंबर प्रश्न है कि हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी। दोस्तों हमीदा बानो बेगम की बात करें तो वे सम्राट अकबर की माँ हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सम्राट अकबर। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें तो 42 नंबर प्रश्न है कि अकबर की प्रशासनिक सीट थी। दोस्तों अकबर की प्रशासनिक सीट दिल्ली हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, दिल्ली। 43 नंबर प्रश्न है कि मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों मुगल शासक अकबर के जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था अमरकोट में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अमरकोट। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा की शुरू की थी, या किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। दोस्तों ये करने वाला था अकबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें तो 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। वह किला है दोस्तों दिल्ली का लाल किला, जिसका निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, दिल्ली का लाल किला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को।
46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरी महल किसने बनवाया था। दोस्तों गुजरी महल का निर्माण करवाने वाला था मान सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा मान सिंह। 47 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख ए अकबरी पारसी भाषा में इन विद्वानों में से किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों तारीख ए अकबरी की बात करें तो तारीख एक अकबरी इसको लिखने वाले थे दोस्तों आरिफ कंधारी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा आरिफ कंधारी। अगला प्रश्न है 48 नंबर जो कि कह रहा है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। दोस्तों बुलंद दरवाज़ा की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 49 नंबर प्रश्न है कि अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उसके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला, अर्थात किसका खिताब मिला, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। दोस्तों सलीम को बात करें तो सलीम को जहांगीर का ही खिताब मिला, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। इसके बाद अगला प्रश्न 50 नंबर कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रजमनामा अर्थात युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया। वह पुस्तक है दोस्तों महाभारत, जिसका अनुवाद रजमनामा के रूप में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा महाभारत। अगला प्रश्न 51 नंबर कह रहा है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है। वह है दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर जो कि कह रहा है कि अकबर का जन्म किस राजपूत राजा के महल में हुआ था। दोस्तों अकबर का जो जन्म है वह हुआ था दोस्तों राजा बीरसाल के भवन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा राजा बीरसाल। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कह रहा है कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। दोस्तों वह राजा था मारवाड़ के राव चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ के राव चंद्रसेन। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसी अकबर ने स्वयं मारा था। दोस्तों अकबर के अपने हाथ से या अकबर ने स्वयं मारा था, वो मारा था दोस्तों अद्दम खां को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अद्दम खां। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की थी। दोस्तों उस अंग्रेज का नाम है रॉल्फ फिंच, जिसने कि गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिंच। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी। वह था दोस्तों बदायूनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बदायूनी। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने दहसाला प्रथा की शुरुआत की थी। दोस्तों अकबर के द्वारा दहसाला प्रथा की शुरुआत की गई थी 1580 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 1580 ईस्वी। 58 नंबर क्वेश्चन है कि दीन इलाही धर्म को स्वीकारने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था। वह था दोस्तों बीरबल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बीरबल। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। दोस्तों भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा औरंगाबाद। 60 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया। दोस्तों वह मुगल शासक था जहांगीर, जिसने कि तंबाकू के प्रयोग को निषिद्ध किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। हालांकि इसमें थोड़ी सी डाउट लग रही है दोस्तों, तंबाकू के प्रयोग को निषिद्ध करने वाला अकबर भी था। ये दोनों में कुछ गड़बड़ी है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस दुर्ग में शरण ली थी। दोस्तों जहांगीर के द्वारा जिस दुर्ग में शरण ली गई थी उस दुर्ग का नाम था ओरछा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ओरछा। अगला प्रश्न 62 नंबर के निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीर का पुत्र था। दोस्तों जहांगीर का पुत्र का नाम था खुसरो मिर्जा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा खुसरो मिर्जा। इसके बाद में 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में ही भारत की यात्रा की थी। वह था दोस्तों फ्रांसिस्को पेलेटर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को पेलेट। अगला प्रश्न है 64 नंबर जो कि कह रहा है कि नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी। दोस्तों नूरजहां की बात करें तो ये जहांगीर की पत्नी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है दोस्तों 65 नंबर जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। वह था दोस्तों सर टॉमस रो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा सर टॉमस रो। 66 नंबर प्रश्न है कि जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। दोस्तों जहांगीर के द्वारा थॉमस रो को अजमेर में मिलने का अवसर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा अजमेर।
अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, जो कि कह रहा है कि जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी। दोस्तों जहांगीर की वह पत्नी थी मेहरुन्निसा बेगम, जिसने की आत्महत्या की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मेहरुन्निसा बेगम। अगला प्रश्न है 68 नंबर की 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर ने किसे हत्यारे को पुरस्कृत किया था। दोस्तों जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था, तो वह था दोस्तों, वह था वीर सिंह बुंदेला के हत्यारा, उसी को ही जहांगीर के द्वारा पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, वीर सिंह बुंदेला। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर की मुमताज महल का वास्तविक नाम था। दोस्तों मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्जुमंदु बानो बेगम। अगला प्रश्न है 70 नंबर, जो कि कह रहा है कि शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित किया। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, दिल्ली। 71 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने इलाही सम्वत के स्थान पर हिजरी सम्वत को चलाया था। वह था दोस्तों शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, शाहजहां। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 72 नंबर क्वेश्चन है मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था। वह किया था दोस्तों अंग्रेज खां की उपाधि से सम्मानित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अंग्रेज खां। 73 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ। दोस्तों यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ था अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अकबर। इसके बाद में 74 नंबर प्रश्न को देखें तो 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजकुमार खुर्रम आगे चलकर के कौन सा सम्राट कहलाया। दोस्तों राजकुमार खुर्रम की बात करें तो ये राजकुमार खुर्रम आगे चल कर के शाहजहां के नाम से सम्राट बने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, शाहजहां, अर्थात उन्होंने शाहजहां कहलाया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, शाहजहां। 76 नंबर प्रश्न है कि मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। दोस्तों मुगल शासन में तांबे का सिक्का जो है वो दाम कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, दाम। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर की निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों जिंदा पीर के नाम से जाने वाला था औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, औरंगजेब। 78 नंबर प्रश्न है कि दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था। दोस्तों दारा सिकोह को दिल्ली दफनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, दिल्ली। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों 4 युद्ध है यहाँ पर। एक है दोस्तों सरनाल का युद्ध, उसके बाद में बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध और चौथा है जजाऊ का युद्ध। और इन चारों युद्धों को अपने कालानुक्रम के अनुसार सजाना है। दोस्तों इसको सजाएं तो सबसे पहले युद्ध होगा बिलग्राम का युद्ध, उसके बाद में सरनाल का युद्ध, उसके बाद दोस्तों आ जाएगा धर्मत का युद्ध और फिर अंत में जजाऊ का युद्ध। इस आधार पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर, जो कि कह रहा है कि अधोलिखित में कौन एक दारा सिकोह की रचना है। दोस्तों दारा सिकोह की रचना की बात करते हुए है मज्म उल बहरीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, मज्म उल बहरीन। अगला प्रश्न 81 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा हुआ था। वह जुड़ा हुआ था दोस्तों फ्रांसवा बर्नियर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, फ्रांसवा बर्नियर। अगला प्रश्न 82 नंबर, जो कि कह रहा है कि शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था। वह किया था दोस्तों 1633 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 1633। अगला प्रश्न 83 नंबर की किसको उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था। दोस्तों औरंगजेब ने कैद किया था शाहजहां को और शाहजहां ने अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही बिताया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, शाहजहां। अगला प्रश्न है दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था। दोस्तों सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है उसको शाहजहां को उपहार में देने वाला था मीर जुमला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मीर जुमला, अर्थात कोहिनूर हीरा मीर जुमला से ही प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनसबदार जिन्हें कि मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था। दोस्तों उन्हें कहा जाता था अमीर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अमीर। इसके बाद में अगला प्रश्न 86 नंबर कह रहा है कि शाहजहांनामा के लेखक कौन है। दोस्तों शाहजहांनामा के लेखक थे
इनायत खां। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा इनायत खां। अगला प्रश्न है 87 नंबर के निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख या शाहरुखी नामक चांदी का सिक्का चलवाया? यह चलवाया था दोस्तों बाबर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा बाबर। अगला प्रश्न है 88 नंबर, कह रहा है कि 88 नंबर क्वेश्चन, मुगल दरबार में मेधावी पुरुषों को दिया जाने वाला पुरस्कार जो कि सम्मान स्वरूप एक वस्त्र को पहनाए जाने के रूप में होता था, जिसे सभी सम्राट पहना करते थे, उसका नाम क्या था? दोस्तों उसका नाम था दोस्तों खिलअत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलअत। अगला प्रश्न है 89 नंबर क्वेश्चन, और 89 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलन में नहीं है? दोस्तों जो सही सुमेलन में नहीं है वह है तारिक ए फिरोज शाही जो कि शम्स ए सिराज असीफ से संबंधित इसके द्वारा लिखित नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा तबकात ए नासिरी मिनहास उल सिराज जसजानी के द्वारा लिखित है, जबकि तुगलकनामा की बात करते हैं अमीर खुसरो के द्वारा रचित है, और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा रचित है, जबकि तारिक ए फिरोज शाही जो है वो शम्स ए सिराज अफीफ के द्वारा लिखित नहीं है। अगला प्रश्न है 90 नंबर, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? दोस्तों फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाने वाले थे अकबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा अकबर। 91 नंबर प्रश्न की 1564 ईस्वी में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों वह रानी थी रानी दुर्गावती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा रानी दुर्गावती, अर्थात रानी दुर्गावती की ही मृत्यु हो गई थी दोस्तों कटंगा का बचाव करते हुए। किससे दोस्तों? तो मुगल सेनाओं से बचाव करते हुए ही रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी 1564 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखें तो 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? दोस्तों दिल्ली का जो मोती मस्जिद है उसको बनवाने वाला था औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसको उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया? दोस्तों औरंगजेब ने कैद किया था शाहजहां को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा शाहजहां। 94 नंबर प्रश्न है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? दोस्तों ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला प्रश्न है 95 नंबर, जो कि कह रहा है कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाने वाला था औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। इसके बाद में अगला प्रश्न है 96 नंबर, जो कि कह रहा है कि 1739 ईस्वी का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? वो लड़ा गया था दोस्तों नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अर्थात करनाल का युद्ध जो है वो 1739 ईस्वी में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में ही लड़ा गया था। अगला प्रश्न है 97 नंबर, जो कि कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? दोस्तों गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा जयदेव। 98 नंबर प्रश्न की बात करें तो 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम ये किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? दोस्तों ये शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही महत्वपूर्ण कवि हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न 99 नंबर, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? दोस्तों सुल्तान जो है वो मुगल शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा मुगल। अगला प्रश्न है 100 नंबर की मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है? दोस्तों मनसबदारी प्रथाओं से या मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से जो संबंधित विकल्प है वह है दोस्तों जात और सबार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जात सबार। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीपों पर शासन किया था उसका उल्टा सही अनुक्रम कौन है, अर्थात अंतिम से पहले की ओर कौन सा क्रम है? वह है दोस्तों सबसे पहले बहादुर शाह द्वितीय, उसके बाद औरंगजेब, उसके बाद शाहजहां और फिर अकबर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल कालीन इमारत एवं स्थान से सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसके सम्मेलन को देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीरी महल बुरहानपुर, ये सही सुमेलन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 103 नंबर प्रश्न की ताजमहल के सुलेखक अर्थात कैलीग्राफर किसने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया? वह था दोस्तों
अमानत खान सिराजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमानत खान सिराजी। अगले प्रश्न को देखें तो 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? वह शासक था दोस्तों औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, औरंगजेब। पांचवा प्रश्न है कि शाहजहां ने दारा सिकोह को कौन सी उपाधि दी थी? दोस्तों शाहजहां के द्वारा दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें तो 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? वह था दोस्तों अकबर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अकबर शाह द्वितीय। 107 नंबर प्रश्न है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कर दी थी? दोस्तों औरंगजेब के द्वारा सिखों के गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न 108 नंबर जो कि कह रहा है कि औरंगजेब के दरबार में निम्नलिखित में से किसकी संख्या सर्वाधिक थी? दोस्तों औरंगजेब के दरबार में सबसे अधिक संख्या हिंदू सेनापतियों की हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, हिंदू सेनापतियों की। 109 नंबर प्रश्न है कि मुगल सम्राट औरंगजेब निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? वह था दोस्तों वीणा बजाने में निपुण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कि आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? दोस्तों आलमगीर की उपाधि से सम्मानित सुशोभित होने वाला था दोस्तों औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, औरंगजेब। 111 नंबर प्रश्न है कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाने वाला था औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, औरंगजेब। इसके बाद दोस्तों इस चैप्टर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर देखते हैं अगले टॉपिक को, अगले चैप्टर को। इसके बाद में दोस्तों नौवां चैप्टर जो है हम लोग का ये है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य एवं आधुनिक भक्ति आंदोलन से संबंधित। इससे संबंधित देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों विजयनगर राज्य की स्थापना करने वाला था हरिहर और बुक्का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, हरिहर और बुक्का। 2 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश क्या था? या दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का जो प्रथम राजवंश था वो कौन था? वह था दोस्तों संगम वंश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, संगम वंश। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि देवराय द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? दोस्तों देवराय द्वितीय के द्वारा जो उपाधि धारण की गई थी वह उपाधि थी दोस्तों गजवेटकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, गजवेटकर। 5वां नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कि तुलुव वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों तुलुव वंश के संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक वीर नरसिम्हा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, वीर नरसिम्हा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? दोस्तों कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज के नाम से जाने जाते थे तेलुगु भाषा के 8 महान कविया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अर्थात तेलुगु भाषा के 8 महाविद्वानों कवियों को ही कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? दोस्तों कृष्णदेव राय के द्वारा अमुक्त माल्यद नामक एक ग्रंथ की रचना की गई थी और उसका भाषा था दोस्तों तेलुगु भाषा। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा, तेलुगु भाषा। 8वां प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध अर्थात जिसको कि राक्षस तांगड़ी या बहनहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है वो लड़ा गया था दोस्तों। वो लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, उसके बाद में अहमदनगर तथा गोलकुंडा के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण किया एवं वर्णन किया था? वह था दोस्तों सीजर फ्रेडरिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सीजर फ्रेडरिक। अगला प्रश्न है 10 नंबर जो कि कह रहा है कि आरवीडू वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आरवीडू वंश की स्थापना करने वाले थे तिरुमल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, तिरुमल। अगला प्रश्न 11 नंबर की देवराय द्वितीय के शासन काल में कौन विजयनगर की यात्रा पर आया था? वह आया था दोस्तों अब्दुल रज्जाक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अब्दुल रज्जाक। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के सिखों पर शासकों के नाम किस लिपि में मिलते हैं? वह मिलते हैं दोस्तों नागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, नागरी। 13 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ था? दोस्तों यह बसा हुआ था तुंगभद्रा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, तुंगभद्रा नदी। अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
अठवन का तात्पर्य क्या है? दोस्तों अठवन के तात्पर्य की बात करें तो इसका तात्पर्य है भू राजस्व विभाग से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, भू राजस्व विभाग। 15 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के शासन किस देवता के नाम पर शासन करते थे? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के जो शासक हुआ करते थे वो विरूपाक्ष नामक देवता के नाम पर ही शासन करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, विरूपाक्ष। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, जो कि कह रहा है कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दोस्तों बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्ग थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुलबर्ग। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस बहमनी शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अलाउद्दीन हुमायूं को ही दक्कन का नीरो कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न है कि बरार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों बरार की स्थापना की बात करते हुए की गई थी दोस्तों फतेहुल्ला इमाद शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? वह किया था दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद आदिल शाह। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? दोस्तों सुविख्यात कोहिनूर हीरा की बात करें तो उसे निकाला गया था गोलकुंडा से निकाला गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोलकुंडा के खान से ही कोहिनूर हीरा को निकाला गया था। 21 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य पर संघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ था? वह हुआ था दोस्तों तालीकोटा में 1565 ईस्वी के युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है 22 नंबर, कह रहा है कि इन यात्रियों में से कौन इटली से था और जिसने कि 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी? वह था दोस्तों निकोलो कोंटी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, निकोलो कोंटी। अगला प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है? वह करता है दोस्तों सेना कमांडर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सेना कमांडर। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निकोलो कोंटी कौन था? दोस्तों निकोलो कोंटी की बात करें तो वह इटली का एक यात्री था जिसने कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? दोस्तों कृष्णदेव राय के द्वारा दोस्तों नांगलपुर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नांगलपुर नगर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? दोस्तों जो सही सुमेलित युग में है उसके बारे में बात करें तो एक तरफ यात्री है और दूसरा तरफ देश है, अर्थात कौन सा यात्री किस देश से है? तो दोस्तों मार्को पोलो इटली से है, जबकि इब्न बतूता मोरक्को का है, जबकि इसके बाद में दोस्तों निकितिन जो है वो रूस का है, जबकि सैयदी अलई रईस जो है वो तुर्की का है। इस तरीके से ये सभी के सभी सही सुमेलन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है 27 नंबर, कह रहा है कि कृष्णदेव राय के द्वारा निर्मित हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर किस राज्य में था? वह था दोस्तों विजयनगर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विजयनगर। इसके बाद में अगला प्रश्न को देखें तो 28 नंबर क्वेश्चन है यात्रियों और उसकी या उनकी राष्ट्रीयता के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? वह है दोस्तों जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। ये जो है दोस्तों ये डच का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ये सही सुमेलन नहीं है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच अर्थात चबूतरों को क्या कहा जाता था? दोस्तों उसे महानवमी डिब्बा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, महानवमी डिब्बा। 30 नंबर प्रश्न को देखें तो कह रहा है कि प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? दोस्तों प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ थे और ये दोस्तों देवराय द्वितीय के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, देवराय द्वितीय। अगला प्रश्न है 31 नंबर, जो कि कह रहा है कि इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? दोस्तों ये है हरिहर प्रथम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हरिहर प्रथम।
अगला प्रश्न है 32 नंबर, जो कि कह रहा है कि सन 1800 ईस्वी में विजयनगर हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित ब्रिटिश सर्वेयर और इंजीनियर के द्वारा जनता की जानकारी के लिए प्रकटित या उद्घाटित किया गया था। वह कौन था दोस्तों? वह हुआ करता था कॉलिन मैकेंजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉलिन मैकेंजी। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है हम्पी, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न है कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? वह था दोस्तों विजयनगर का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, विजयनगर। अगले प्रश्न को देखें तो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के बारे में 4 कथन दिया गया है और चारों में से यदि बात करें तो पहला कथन है कि राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया। ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में दूसरा कथन है कि शासकों ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए हिंदू सूत्रांग उपाधि का प्रयोग किया। यह भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि सभी राजसी अवशेषों पर कन्नड़, संस्कृत और तमिल में हस्ताक्षर किए जाते थे। ये बात सही नहीं है, ये गलत है। जबकि चौथा है कि राजसी आकृति मूर्ति अब मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी। इस तरीके से ये चौथा पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों इन 4 कथनों में से हम लोगों ने देखा कि कथन 1, 2 और 4 सही हो रहे हैं, जबकि 3 सही नहीं हो रहे हैं। तो कूट के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 और 4 बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न को देखें तो 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराज्य के अधीन शासन किया? वह था दोस्तों संगम, सुलूब, तुलुब और अराविडू। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है कि दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? दोस्तों वह संबंध रखती थी अहमदनगर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अहमदनगर। अगले प्रश्न को देखें तो 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? वह हुआ था दोस्तों कृष्णदेव राय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, कृष्णदेव राय। इसके बाद में अगला प्रश्न है 39 नंबर की, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? दोस्तों अष्टदिग्गज की बात करें तो ये 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अष्टदिग्गज जो हैं वो 8 तेलुगु कवियों का समूह है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? दोस्तों हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है वह भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, भगवान शिव। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हम्पी कौन सी साम्राज्य की राजधानी थी? दोस्तों हम्पी की बात करें तो वह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, विजयनगर। इसके बाद में 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय कौन से साम्राज्य के शासक थे? दोस्तों कृष्णदेव राय जो हैं वो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, विजयनगर। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने किस ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? दोस्तों निकोलो कोंटी की बात करें तो वह 1420 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1420 ईस्वी। और वो देवराय प्रथम के शासनकाल में ही भारत का भ्रमण किया था, विजयनगर का दौरा किया था। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने कि 16वीं शताब्दी में शासन किया था। दोस्तों वह शासक था कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न 45 नंबर की, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा हरिहर प्रथम हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, हरिहर प्रथम। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस इंजीनियर का नाम बताइए जो कि हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। वह इंजीनियर था दोस्तों, उस इंजीनियर की बात करें तो वह इंजीनियर हुआ करता था कर्नल कॉलोनी मैकेंजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1600 ईस्वी से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियां मीर किस राज्य से संबंधित थे? दोस्तों इसका संबंध रहा था पंजाब से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पंजाब। अगले प्रश्न को देखें तो 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, वाराणसी। अगला प्रश्न है 49 नंबर कह रहा है कि मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? दोस्तों मीराबाई की बात करें तो यह मेड़ता की राजकुमारी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेड़ता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को।
50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ। दोस्तों सूफी आंदोलन की बात करें तो इसका प्रारंभ हुआ था पारस या पर्सिया से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, फारस या पर्सिया। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था। दोस्तों शिवाजी के समसामयिक मराठा संत की बात करें तो उसका नाम संत तुकाराम हुआ करता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, संत तुकाराम। अगला प्रश्न है 52 नंबर, कह रहा है कि गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, तलवंडी। 53 नंबर प्रश्न है कि किसको अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे अर्थात स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। दोस्तों वो जाना जाता है रणजीत सिंह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रणजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, जो कि कह रहा है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। दोस्तों वह सिख गुरु हुआ करते थे गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने खुद को ही सच्चा बादशाह कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, गुरु अर्जुन देव। 55 नंबर प्रश्न है कि डैश एक मुस्लिम संत रहते थे, अर्थात कहां पर एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया है। वह रहते थे दोस्तों शेख सलीम चिश्ती, अर्थात शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहते थे जहां पर फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, शेख सलीम चिश्ती। अगले प्रश्न को देखें तो 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तेलुगु कृति अमुक्त माल्यदा का लेखक कौन था। दोस्तों अमुक्त माल्यदा के लेखक हुआ करते थे कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, कृष्ण देव राय। इसके बाद में अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। दोस्तों शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी दोस्तों शेख सलीम चिश्ती को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, शेख सलीम चिश्ती। इसके बाद में अगला प्रश्न 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था। दोस्तों इस्लाम से प्रभावित होने वाले थे नामदेव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नामदेव। अगला प्रश्न है 59 नंबर, जो कि कह रहा है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध थे। दोस्तों चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो ये दोस्तों वैष्णव संप्रदाय से संबद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वैष्णव। उसके बाद में 60 नंबर प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है वो अलवार संतों के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अलवार संतों। अगला प्रश्न है 61 नंबर, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से रामानंद के शिष्य नहीं थे। दोस्तों रामानंद के शिष्य जो नहीं थे वे थे तुलसीदास जो कि रामानंद के शिष्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा नरहरि, रायदास और कबीर ये सभी जो हैं वो रामानंद के शिष्य थे। अगले प्रश्न को देखें तो 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कबीरदास जी का ग्रंथ बीजक कितने भागों में है। दोस्तों कबीरदास जी के ग्रंथ बीजक की बात करें तो ये है दोस्तों 3 भाग में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 3 भाग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि साखी, सबद, रामायणी किस ग्रंथ के भाग हैं। दोस्तों साखी, सबद और रामायणी की बात करें तो ये है दोस्तों बीजक ग्रंथ के भाग हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बीजक। अगला प्रश्न है 64 नंबर की अलवार संतों में से कौन एक महिला संत थी। दोस्तों अलवार संतों में से जो एक महिला संत थी उसका नाम था अंडाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अंडाल। अगला प्रश्न है 65 नंबर क्वेश्चन और इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न, जो कि कह रहा है कि अद्वैतवाद का जनक कौन थे। दोस्तों अद्वैतवाद के जनक माने जाते हैं शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, शंकराचार्य। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का आखिरी टॉपिक। इस तरीके से दोस्तों मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग बात करें तो ये 10वां टॉपिक, और कुल मिलाकर बात करें तो ये आखिरी टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास का। 10वां टॉपिक जो कि मराठा और मुगलों के पतन से संबंधित है। इसके बारे में दोस्तों बात करें तो देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया। दोस्तों 4 घटना नीचे दी गई है। 4 घटनाओं में से ये देखना है कि बहादुर शाह प्रथम के द्वारा जो घटना में शामिल नहीं किया गया था वह घटना कौन सी थी। दोस्तों बहादुर शाह ने सती प्रथा का समर्थन नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सती प्रथा का समर्थन नहीं किया। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहांदर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों जहांदर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, लंपट मूर्ख। तीसरा प्रश्न है कि जिस मराठे ने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी वह कौन था। दोस्तों वह मराठा था बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बालाजी विश्वनाथ। इसके बाद में चौथे प्रश्न को देखें तो चौथा प्रश्न कह रहा है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। वह था दोस्तों मुहम्मद शाह।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मोहम्मद शाह जिसने की मयूर सिंहासन पर अंतिम बार बैठा था और वह मुगल शासक था। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? वह था दोस्तों अजीजुद्दीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अजीजुद्दीन। इसके बाद अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कि राम मोहन राय को अकबर शाह द्वितीय ने कौन सी उपाधि दी थी? दोस्तों राम मोहन राय को अकबर शाह द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, राजा। 7वां प्रश्न है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? दोस्तों बहादुर शाह जफर के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अकबर शाह द्वितीय। इसके बाद में 8वें प्रश्न को देखें तो 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और निश्चित दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों पहला है मोहम्मद शाह, दूसरा है जहांदर शाह, इसके बाद में बात करें तो तीसरा है आलमगीर द्वितीय और फिर चौथा है दोस्तों अहमद शाह। इसको यदि सही ढंग से व्यवस्थित करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, 1, 4 और 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कि उत्तरकालीन मुगल काल में सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह है दोस्तों कि वे जहांगीर शाह को सत्ता में लाई, ये बात सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कि विलासितापूर्ण जीवन जीने के कारण मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों विलासितापूर्ण जीवन जीने के कारण ही मोहम्मद शाह को दोस्तों रंगीला के नाम से भी जानते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, रंगीला। इसके बाद में 11वां नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? दोस्तों राजा बनाने वाले अर्थात किंग मेकर की बात करें तो वे थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, जो कि कह रहा है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ तक थी? दोस्तों उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? दोस्तों भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बहादुर शाह द्वितीय। इसके बाद में 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत से मयूर सिंहासन लेकर के कौन आया था? दोस्तों भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? भारत से मयूर सिंहासन को लेके जाने वाले की बात करें तो वह था दोस्तों नादिर शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नादिर शाह। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा रंगून भेजे गए मुगल सम्राट की बात करें तो वह था दोस्तों बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, बहादुर शाह जफर। अर्थात बहादुर शाह जफर को ही अंग्रेजों ने निर्वासित करके रंगून भेज दिया था। अगला प्रश्न है 16 नंबर की, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया हुआ था? दोस्तों वह आया हुआ था अफगानिस्तान से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है 17 नंबर, जो कि कह रहा है कि नादिर शाह ने किस ईस्वी सन में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? दोस्तों नादिर शाह के द्वारा भारत पर 1739 ईस्वी में ही हमला किया गया और फिर दिल्ली में लूटपाट की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 1739 ईस्वी। 18 नंबर प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना करने वाले सिख गुरु की बात करें तो वे थे गुरु गोबिंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। अर्थात श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा ही खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रायगढ़। 20 नंबर प्रश्न है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी रायगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, रायगढ़। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कह रहा है कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए या उत्तराधिकार के लिए किनके बीच में लड़ाई हुई थी? दोस्तों शिवाजी की जब मृत्यु हुई थी तो उनके मृत्यु के बाद राजा राम और संभाजी के बीच में ही उत्तराधिकार के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजा राम और संभाजी। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? दोस्तों पेशवाई को 1818 ईस्वी में समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? दोस्तों शिवाजी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखें तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चौथ क्या था?
दोस्तों चौथ की बात करें तो चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी के द्वारा लगाया गया भूमि कर था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। दोस्तों शिवाजी ने मुगलों को जिस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था वह संधि था दोस्तों पुरंदर की संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पुरंदर की संधि। अगला प्रश्न है 26 नंबर की, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। दोस्तों अष्टप्रधान का गठन करने वाले थे शिवाजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, शिवाजी। दोस्तों अष्टदिग्गज की बात करें तो हम लोग कृष्णदेवराय के दरबार में देखे थे और अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 27 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि ऊपरी निम्नलिखित में से किस एक को निर्दिष्ट करता है। दोस्तों ऊपरी की बात करें तो ऊपरी जो है वो मराठा शासन के अधीन धारित भूघृत अर्थात टेंडेंसी टेन्योर की एक श्रेणी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसको जाना जाता है दोस्तों चौथ के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चौथ। उसके बाद में 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे। दोस्तों शिवाजी के अष्टप्रधान की बात करें तो उसमें मजूमदार, उसके बाद में दबीर, उसके बाद दोस्तों बाकनीस और सुरनीस, ये सभी अधिकारी हुआ करते थे। अर्थात ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4 ये सभी अधिकारी थे। अगले प्रश्न को देखें तो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। दोस्तों आदि ग्रंथ की बात करें तो ये सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सिख। 31 नंबर प्रश्न है कि मुगल सम्राट किसने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। दोस्तों आलमगीर शीर्षक को अपनाने वाले मुगल सम्राट की बात करें तो वह था दोस्तों औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। दोस्तों शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक की बात करें तो वे थे दादाजी कोंडदेव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादाजी कोंडदेव। अगला प्रश्न है 33 नंबर की, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। दोस्तों शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री। 34 नंबर प्रश्न है कि शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। दोस्तों शिवाजी की बात करें तो वे सबसे अधिक जीजाबाई से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जीजाबाई। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों शिवाजी का जन्म सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिवनेर के दुर्ग। इसके बाद में दोस्तों 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी। दोस्तों शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा देने वाले थे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। दोस्तों शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 38 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। दोस्तों अंतिम महान पेशवा माधवराव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, माधवराव। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। वो लड़ा गया था दोस्तों लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, लॉर्ड बेलेजली। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए कि कौन सी घटना कब घटित हुई थी। दोस्तों सूरत की संधि की बात करें तो ये घटना घटित हुई थी दोस्तों 1775 ईस्वी में, जबकि पुरंदर की संधि 1776 में। उसके बाद में बड़गांव की संधि 1779 में और सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मालवा के सूबेदार जयसिंह को मेजर राजा की उपाधि किसने दी थी। दोस्तों मालवा के सूबेदार को जयसिंह को या मालवा के सूबेदार जयसिंह को मेजर राजा की उपाधि जहांदर शाह ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जहांदर शाह। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अफजल खां की हत्या किसने की थी। दोस्तों अफजल खां की हत्या शिवाजी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, शिवाजी। इसके बाद में 43 नंबर प्रश्न है कि तोरण के किले को शिवाजी ने कब जीता था। दोस्तों तोरण के किले को शिवाजी के द्वारा 16 वर्ष की उम्र में ही जीता गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 16 वर्ष की उम्र में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 44 नंबर क्वेश्चन
जो कि कह रहा है कि शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि में कितने किले औरंगजेब को दे दिए थे। दोस्तों उन्होंने 23 किले औरंगजेब को दिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिवाजी का राज तिलक संपादित करने वाले पुरोहित का क्या नाम था। दोस्तों शिवाजी के राज तिलक को संपादित करने वाले पुरोहित का नाम गंगा भट्ट था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, गंगा भट्ट। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजा जय सिंह कहाँ के राजा थे। दोस्तों राजा जय सिंह की बात करें तो ये आमेर के राजा हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आमेर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान के शासक ने अफजल खां के अधीन 1659 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी। वह भेजा था दोस्तों बीजापुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बीजापुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है 48 नंबर क्वेश्चन। और 48 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वो कह रहा है कि शिवाजी के नेतृत्व में सूरत को प्रथम बार कब लूटा गया। दोस्तों शिवाजी के नेतृत्व में सूरत को प्रथम बार वर्ष 1664 ईस्वी में लूटा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 1664। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 49 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि औरंगजेब द्वारा वर्ष 1663 ईस्वी में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए नियुक्त किया था। दोस्तों वो किए थे शाइस्ता खां का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उन्होंने अर्थात औरंगजेब ने शाइस्ता खां का ही नियुक्त किया था। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी की अंतिम विजय थी। दोस्तों शिवाजी की अंतिम विजय की बात करें तो शिवाजी की अंतिम विजय थी दोस्तों जिंजी की विजय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिंजी की विजय। इसके बाद में अगला प्रश्न है 51 नंबर जो कि कह रहा है कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। दोस्तों शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सलहार का युद्ध। अगला प्रश्न है 52 नंबर जो कि कह रहा है कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1680 ईस्वी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके बीच हुई थी। दोस्तों पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी एवं जय सिंह के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर क्वेश्चन। और 54 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों मराठा घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों वाली सबसे छोटी इकाई थी। वह थी दोस्तों हवलदार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हवलदार। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मराठा साम्राज्य में भू राजस्व की दर क्या थी। दोस्तों मराठा साम्राज्य में भू राजस्व की दर उपज का 2/5 हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। वो माना जाता है दोस्तों बालाजी विश्वनाथ को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। इसके बाद में 57 नंबर क्वेश्चन है कि मराठा राज्य का सर्वाधिक विस्तार निम्नलिखित में से किसके काल में हुआ था। वह हुआ था दोस्तों बाजीराव के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है 58 नंबर की पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था। दोस्तों वह इतिहासकार जो कि पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं अपनी आंखों से देखा था वह था दोस्तों काशीराज पंडित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, काशीराज पंडित। इसके बाद में 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बेसिन की संधि किसके बीच में हुई थी। दोस्तों बेसिन की संधि की बात करें तो ये हुई थी अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के बीच में ही हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को हराया था। दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठों को हराया था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को हराने वाला था अफगान, अर्थात अफगानों ने ही पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को हराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में दोस्तों 62 नंबर प्रश्न को देखें तो 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति एवं मराठों के द्वारा अंग्रेजों के समक्ष समर्पण के साथ ही मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। वह था दोस्तों वर्ष 1818 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, वर्ष 1818 ईस्वी। इसके बाद में 63 नंबर प्रश्न को देखें तो 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों
मराठा साम्राज्य एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? दोस्तों सालबाई की संधि के बारे में बात करें तो सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था वर्ष 1782 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 1782। इसके बाद में 63 के बाद अब देखते हैं 64 नंबर प्रश्न को, और 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों की कराधान प्रणाली से जुड़ा हुआ है? वह है दोस्तों चौथ और सरदेश मुखी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अर्थात बात करें तो चौथ और सरदेश मुखी जो है वो मराठों की कराधान प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में 65 नंबर प्रश्न और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का आखिरी प्रश्न और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न जो कि कह रहा है दोस्तों शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ बन गई? दोस्तों शिवाजी पर जब पेशवा की विजय हुई उसके बाद में मराठा साम्राज्य की जो राजधानी है वो पूना में बन गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा पूना। इस प्रश्न के साथ ही दोस्तों आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे अगले सेशन में। और इस खंड का अर्थात इस पुस्तक का जो आगे का सेक्शन बचा हुआ है आधुनिक भारत उसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में भूगोल, उसके बाद राज्य व्यवस्था, इस तरह से करते हुए पूरे पुस्तक को हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्थगित करेंगे और मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।